मणिपुर एक बार फिर से उबाल पर है और सरकार के 3 साल से चल रही चुप्पी अभी भी बरकरार है। 7 अप्रैल को हुए एक और हमले में जब 2 छोटे मासूम बच्चों की जान गई, तब राज्य में हिंसा फिर से भड़कने लगी। तब से लेकर अब तक कम से कम 7 से 8 लोग और मारे जा चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं। टोटल डेथ टोल की बात करें तो मणिपुर में 250 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी पर्सनल और प्रोटेस्टर्स के बीच में फिर से झड़प शुरू हो गई है। पिछले 3 साल से चल रहे इस एथनिक क्लैश में मणिपुर में एक सिविल वॉर जैसा माहौल बन चुका है और यह तब हो रहा है जब स्टेट में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी सब मौजूद हैं। सरकार और प्रशासन की नाकामियों से परेशान लोगों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। उनका मानना है कि सरकार उनको सुरक्षित रखने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। एक तरफ 3 साल पुरानी मैतेई और कुकी की लड़ाई फिर से भड़क रही है। दोनों कम्युनिटीज आज एक ही राज्य में रहने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल कट चुके हैं। इसके बारे में हमने कई एपिसोड भी बनाए थे, कुछ लोगों ने देखा भी था, ज्यादातर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वहीं अब नागा और कुकी कम्युनिटीज के बीच में भी आपस में भिड़ाव शुरू हो चुका है। 2023 से लेकर अब तक इंटरेस्टिंगली नागाज ने इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखा था, लेकिन इस साल फरवरी में वो भी बदल गया और मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट और गंभीर बनता गया। डबल इंजन सरकार के बावजूद हालात बद से बदतर हो रहे हैं। दोनों इंजन फेल कर चुके हैं। पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने अपनी गलती मानने के सिवा, सिचुएशन को कंट्रोल करने के सिवाय सब कुछ कर लिया है। 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाकर देख लिया कि कुछ बदल जाए। इस साल नया चीफ मिनिस्टर, 2 नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर ले, पर यह सब सिर्फ टोकन जेस्चर ही निकला, जमीन पर कुछ खास बदला नहीं। 2 देशों के बीच वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने ही देश के एक राज्य में 2 कम्युनिटीज के बीच में यह जो मसला है उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। सवाल है क्यों? देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कि मणिपुर में हिंसा फिर से क्यों भड़की, यह कॉन्फ्लिक्ट अब किस हद तक फैल चुका है, नई सरकार आने के बाद क्या बदला, क्या नहीं बदला, और जानेंगे क्यों मणिपुर आज भी शक और हिंसा के एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। 7 अप्रैल को एक सस्पेक्टेड प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक में 2 छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। यह अटैक देर रात करीब 1 बजे होता है, जब 2 बच्चे, एक 5 साल का लड़का और एक 5 महीने की बच्ची अपने मां के साथ चैन की नींद सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस हमले का एक्चुअल निशाना एक बीएसएफ जवान का घर था जो मैतेई डोमिनेटेड बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में था और इस हमले के पीछे कुकी मिलिटेंट्स का हाथ बताया गया। कुकी ग्रुप्स ने कहा कि नहीं, ये एलिगेशंस गलत है, हमने ये नहीं किया है। बिष्णुपुर का बॉर्डर कुकी डोमिनेटेड चुराचांदपुर से एकदम लगा हुआ है और मई 2023 में शुरू हुए एथनिक क्लैशेस के बाद यह इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी में है, फिर भी यह फायरिंग यहां होती है। ट्रोंगला ओबी, जहां यह हादसा हुआ, वो एक बफर जोन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, जहां आर्मी, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस की एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट स्टेशन है। और वो रॉकेट टाइप प्रोजेक्टाइल जो घर पर आकर फटता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी से फायर किया गया था, जिसके वजह से बहुत सा शक पैदा हो गया है। बच्चों की मौत से आक्रोश में आए लोकल्स ने एक पुलिस स्टेशन को घेरे में लेने की कोशिश की और सीआरपीएफ कैंप के कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सीआरपीएफ ने प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हो गई। प्रोटेस्टर्स सिक्योरिटी फोर्सेस से जवाब मांग रहे थे कि सिविलियंस की सुरक्षा में इतनी सारी भूल चूक क्यों हो रही है। इस घटना के बाद वो सड़क पर आ जाते हैं। अगले 3 दिन तक इम्फाल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्टर्स ने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस से फिर वो भिड़ने लगे। 7 अप्रैल की वायलेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 वैली डिस्ट्रिक्ट्स में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, जो 18 अप्रैल को फिर रिस्टोर हो गया। सरकार ने कहा कि यह उन्होंने इसलिए किया ताकि एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना कर सके, अफवाह और ना फैला सके। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि स्टेट ने खबर बाहर जाने से, विजुअल्स बाहर जाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया। आप खुद ही समझ लीजिए, मणिपुर का इंटरनेट ब्लॉकेड ऑलरेडी भारत के इतिहास में सबसे लंबा इंटरनेट ब्लॉकेड बन चुका है और उसमें नए कीर्तिमान अभी
हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, मणिपुर का वो दिल दहला देने वाला वीडियो जिसमें दो कुकी महिलाओं को सड़क पर नंगा परेड करवाया गया था, वो घटना मई 2023 में हुई थी, लेकिन वीडियो बाहर आता है करीब 2 महीने बाद, क्योंकि स्टेट में इंटरनेट शटडाउन चल रहा था। आज भी अगर उस वीडियो को एक ब्लर्ड फ्रेम में मैं यहां लगा दूं तो वो वीडियो भी गायब कर दिया जाएगा। सच को दिखाने की, सच को हजम करने की ताकत हम में अब खत्म हो चुकी है। खैर, अभी के सिचुएशन पर वापस आते हैं। इस दुखद घटना के बाद पूरे राज्य में लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लगभग हर दिन, हर रात कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रशासन से जवाब मांगते हैं कि आखिर ये मौत का खेल कब तक चलता रहेगा, बच्चों की मौत कब तक चलती रहेगी। इंफाल चुराचांदपुर हाईवे समेत कई जरूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। जगह जगह पर प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में झड़प होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी कई बार टीयर गैस और लाठियों का इस्तेमाल करती है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। वुमेन्स ग्रुप ने रात में टॉर्च रैलीज निकाली, अपना दर्द, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। 14 अप्रैल को बिष्णुपुर में प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां रोकने की कोशिश की। उनका शक यह था कि कुकी मिलिटेंट्स उसमें सवार कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी। 20 लोग जख्मी होते हैं इस भिड़ंत में, इस मुठभेड़ में। 19 तारीख से मैतेई वुमेन्स ग्रुप ने मणिपुर में 7 दिन का शटडाउन अनाउंस कर दिया। लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि प्रोटेस्टर्स ने चीफ मिनिस्टर खेमचंद सिंह के एक इवेंट वेन्यू में भी घुसने की कोशिश की, जो मैतेई डोमिनेटेड इंफाल में हो रहा था। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति यहां भी जख्मी होता है। सैटरडे को इंफाल में फिर कॉन्फ्रंटेशन होता है, जब सैकड़ों प्रोटेस्टर्स सीएम के घर के तरफ मार्च करने लगते हैं। इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट में 8 लोकेशन से शुरू हुई इस रैली के दौरान कई जगहों में माहौल बिगड़ता दिख प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स भी तोड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। आई विटनेसेस के मुताबिक 20 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स यहां जख्मी होते हैं। बाद में एक डेलीगेशन को सीएम के साथ मिलने दिया गया। उन्होंने अपनी डिमांड्स, एक मेमोरेंडम सीएम को सौंपा। लगभग 1 साल चले प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया था बीजेपी ने। 4 फरवरी 2026 को खेमचंद सिंह को राज्य का नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। साथ ही 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया। उन्होंने शपथ ली। चीफ मिनिस्टर मैतेई कम्युनिटी से, जबकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स कुकी और नागा कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी आलाकमान ने सोचा कि अगर नई सरकार का कॉम्पोजिशन अलग अलग कम्युनिटीज के बीच बैठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा कुकी, मैतेई और नागा कम्युनिटीज के बीच में। लेकिन ये जो किया, ये सिर्फ एक ऑर्नामेंटल जेस्चर बन के रहा, जमीनी हकीकत नहीं बदली। कॉन्फिडेंस जो सरकार का आना चाहिए था लोगों के बीच में, वो नहीं आया। तो बेसिकली लीडरशिप बदली, चीफ मिनिस्टर बदला, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं बदला। 2023 से अब तक नागाज ने खुद को मैतेई कुकी की लड़ाई से अपने आप को दूर रखा था, लेकिन पिछले 2 महीने से कुकीज और नागाज के बीच में भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है फरवरी महीने में, जब उखरुल डिस्ट्रिक्ट में एक नागा विलेजर पर एलिजेडली कुकीजो लोगों ने हमला कर दिया। उसके बाद 2 कम्युनिटीज के बीच में कई वारदातें होने लगी। मार्च में 2 कुकीजो आदमी लापता होते हैं, जिसके जवाब में सस्पेक्टेड कुकी मिलिशिया ने 21 नागा आदमियों को, महिलाओं, बच्चों समेत हॉस्टेज बना लिया, जो सेंटर के इंटरवेंशन के बाद ही रिलीज किए जा पाए। 18 अप्रैल को उखरुल में एक नेशनल हाईवे पर सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स ने कुछ गाड़ियों को एम्बुश किया, जिसमें एक रिटायर्ड नागा रेजिमेंट सोल्जर समेत 2 लोगों की मौत हो जाती है। अगले सुबह यूएनसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागाज ने कुकीजो कम्युनिटी के साथ सभी सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज तोड़ने के लिए और 3 दिन का शटडाउन अनाउंस कर दिया। मंगलवार को शटडाउन के दौरान कुकी डोमिनेटेड कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में कुकी और नागा विलेजर्स के बीच में झड़प होती है, जिसमें पत्थरबाजी और फायरिंग के रिपोर्ट्स भी आते हैं। फ्राइडे को उखरुल डिस्ट्रिक्ट में एक गनफाइट में एक नागा वॉलंटियर और 2 कुकीजो वॉलंटियर्स मारे जाते हैं। 4 वॉलंटियर्स नागा के घायल भी होते हैं। पिछले 1 महीने में 2 ट्राइब्स के 7 लोग इसी तरीके से मारे जा चुके हैं और दोनों एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नागा मेजॉरिटी उखरुल डिस्ट्रिक्ट में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है कि कुकी आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नागा सिविलियंस पर हमले जारी हैं, उनका यह मानना है।
एक नागा ऑर्गेनाइजेशन ने आसाम राइफल्स पर भी इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि 24 अप्रैल को उखरुल में नागा विलेजेस पर हुए हमले में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कुकी एक्सट्रीमिस्ट्स की मदद की है, उन्हें छुपाया, उन्हें गाड़ी दी और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स तक पहुंचाए। यह काफी सीरियस एलिगेशन है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसमें समझना जरूरी है। मई 2023 से अब तक मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी और ट्राइबल कुकीजो कम्युनिटी के बीच में एक डेडली एथनिक क्लैश चल रहा था और अब तक नागाज इन्वॉल्व नहीं थे। मैतेई और कुकीजो कम्युनिटी की लड़ाई भारत की आजादी से पहले से ही चल रही थी, जिसके बारे में हमने काफी हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक रीजंस के साथ यह एपिसोड बनाया था। अगर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना है तो आप समझ लीजिए। बट नेट नागाज और कुकीज के बीच में क्लैशेस हिस्टोरिकल भी होते आए हैं, लेकिन बीच में कम से कम थोड़ा शांति था। 2023 में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है जब मणिपुर हाईकोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने स्टेट को कहा कि वो यूनियन गवर्नमेंट से मांग करे कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जा सके, उसे ऐसी कंसिडरेशन किया जा सके। अब अगर यह होता है तो रिजर्वेशन के अलावा मैतेई हिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी जमीन खरीद पाते। कुकीज को इससे ऑब्जेक्शन था। उनका कहना है कि मैतेई कम्युनिटी वैसे में ही वैली में स्ट्रांग है, अब इससे और भी स्ट्रांग हो जाएगी। वो गवर्नमेंट लैंड और भी ज्यादा हासिल कर पाएगी, हिल्स में जमीन खरीद पाएगी, जिससे जो कुकीज हैं वो कंप्लीटली वहां से इरोड हो पाएंगे। और इसी इनसिक्योरिटी के चलते ये क्लैश शुरू होता है जो अब 3 साल से चल रहा है। इसे लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर पाई है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हो पाया है। 3 साल से चल रहे इस आग का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार की खामोशी ने स्टेट को डी फैक्टो 2 हिस्सों में अब बांट दिया है। बंगाल के इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने जी जान अपनी कोशिश कर दी। कैंपेन खत्म होने के बाद वो सिक्किम भी पहुंचते हैं, वहां बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का टाइम उनको नहीं मिलता है, वो जो वहां से थोड़ी ही दूर है। पीएम के लिए मणिपुर समस्या जैसे है ही नहीं। मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं बिना रोक टोक के, बिना रुके, लेकिन पहले भी उन्हें मणिपुर पहुंचने में बहुत सारा टाइम लग गया। मई 2023 में शुरू हुए एथनिक क्लैशेस, लेकिन सितंबर 2025 में वो पहली बार मणिपुर गए, वो भी कड़ी आलोचना के बाद। फरवरी 2025 में चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह तो जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले मैतेई कम्युनिटी का भरोसा बीजेपी से उठ चुका था। उससे भी पहले बीरेन सिंह पर इल्जाम लगता आया है कि नहीं, वो मैतेई ग्रुप्स के साथ दे रहे हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुकीज को इलीगल इमिग्रेंट्स, नार्को टेररिस्ट कह रहे हैं। नई सरकार बनी तो लोगों को लगा कि शायद कुछ चीजें बेहतर हो सके, लेकिन सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नागाज और कुकीज के बीच में भी अब भिड़ंत शुरू हो चुकी है। नए चीफ मिनिस्टर खेमचंद सिंह ने अपने प्रीडिसेसर एन बीरेन सिंह के मुकाबले थोड़ा बहुत और अच्छा काम किया है। पिछले महीने वो कुकीजो काउंसिल से मिलते हैं, पिछले हफ्ते उखरुल डिस्ट्रिक्ट गए, नागा और कुकी कम्युनिटी से डायलॉग की बात भी की। 7 अप्रैल के जो ब्लास्ट के बाद उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी और सरकार के बीच में एक बातचीत भी की, नतीजा भले ही ना निकला हो। सीएम के घर उस मीटिंग में सीनियर मिनिस्टर्स, एमएलएज, कमिटी मेंबर्स, विक्टिम के परिवार वाले सब मौजूद थे। जेएसी की मांग जो है वो एकदम क्लियर कर दी गई है। कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स पर मिलिट्री एक्शन लिया जाए, सेंट्रल फोर्सेस को वैली से हटाकर हिल्स में रीडिप्लॉय कर दिया जाए। जिस इंसिडेंट में बच्चों की मौत हुई, उसमें उस वक्त जो वहां जो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है, उनके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी हो कि उनका कोई रोल तो नहीं है। विक्टिम्स की फैमिली के लिए कॉम्पनसेशन और प्रोटेक्शन दी जाए। जो लोग इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, उनका इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। जेएसी ने साफ किया है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, ये जो मासूम बच्चे मारे गए हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और रोड ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा। पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर ने खुद अपील की बच्चों के परिवार से कि उनके बॉडीज को प्लीज एक्सेप्ट कर लो, जो अभी तक मॉर्ग में पड़े हुए हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर का कहना है कि बातचीत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। उन्होंने पब्लिक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि एक साथ आकर बैठकर हल निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं मणिपुर होम मिनिस्टर ने भी बताया कि ट्रोंगलाओबी केस में उसे एनआईए को सौंप दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बताया है कि यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 5 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को भी चुराचंद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। होम मिनिस्टर का कहना है कि स्टेट के सभी इंडिजिनस
कम्युनिटीज की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। नार्को टेररिज्म हो या इलीगल हथियार रखने की बात हो, सरकार किसी भी प्रकार का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2029 तक नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म का खात्मा हो। पर इन बातों से कुछ बदला नहीं है, हालात वहीं का वहीं है। मणिपुर में अब भी प्रोटेस्ट और वायलेंस चल रहा है, कम्युनिटीज के बीच में जीरो ट्रस्ट है और यहां लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना स्टेट पर, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ना सिक्योरिटी फोर्सेस पर। उनकी माने तो सिर्फ सरकार को डेवलपमेंट की बातें और रिबन कटिंग करना आता है, एक्शन लेना नहीं आता है। मैतेई इसका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है उन्हें सुरक्षित रखने में। बफर जोन्स में सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद वैली पर हमले होते ही रहते हैं। उनका मानना है कि कुकीज को रोका नहीं गया है। नागास का कहना है कि सरकार कुकीजो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रही है। और अब मणिपुर की मैतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने बीजेपी को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। लोगों को कहा गया है कि वो बीजेपी की फंक्शंस और लीडर्स से दूर रहें। चीफ मिनिस्टर से भी स्टेटमेंट मांगा गया है कि वो कबूले कि सिविलियंस को वो इन हमलों से रोकने के लिए वो नाकामयाब रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मणिपुर को शुरुआती दिनों से ही उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज ये आग बुझ चुकी होती, लेकिन मणिपुर को कभी वो अटेंशन मिली ही नहीं जो बाकी स्टेट्स को मिलती है, खासतौर पर इलेक्शन से पहले। अब मणिपुर सिर्फ 2 लोकसभा एमपीज भेजता है तो सरकार भी उसे हल्के में ही लेती है। मणिपुर के होम मिनिस्टर के मुताबिक स्टेट में सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 272 कंपनीज तैनात थी। इंडियन एक्सप्रेस की 10 अप्रैल की इस रिपोर्ट के मुताबिक एमएचए ने मणिपुर से कुछ कंपनीज हटाकर उन्हें बंगाल भेजने का फैसला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर से लगभग 30% सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कर दिया गया। मतलब जब मणिपुर का एक हिस्सा जल रहा था तब हमारे होम मिनिस्टर को लगा कि वहां से कंपनीज हटाना, वेस्ट बंगाल भेजना ही सही रहेगा, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन, बंगाल में वोट्स एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट को सुरक्षित रखने से शायद और ज्यादा जरूरी था। मतलब वेस्ट बंगाल में पोल वायलेंस के मामले होते आए हैं, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है, उससे निपटना जरूर चाहिए। लेकिन बंगाल इलेक्शन के लिए आपने 2400 कंपनीज भेजी। अरे इतना फोर्स किसी समय और समय रहते हुए मणिपुर भेज देते तो 3 साल में 250 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती। बंगाल इलेक्शन के चलते अगर मणिपुर पूरी तरीके से तबाह भी हो जाती है तो ज्यादा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में कोई भूकंप नहीं आने वाला है। अब यह सब हेडलाइन मटेरियल तो है नहीं कि हमारे देश के अंदर ही एक ऐसा राज्य है जहां 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, 170 रिलीफ कैंप में लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं, सरकार अपनी चुप्पी साधे हुए है। रात में सोते हुए बच्चे तक सेफ नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद। अब गुस्से में लोग सड़क पर नहीं आए तो और क्या करें। मणिपुर में एजिटेशन एक ही जरिया है शायद उनके पास लोगों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। उनके लिए यह विरोध नहीं है, यह सरकार को जगाने की एक कोशिश है। सड़कों पर उतरना, अपनी जान जोखिम में डालना, सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ना, उनको मालूम है कि उनकी जान जा सकती है। क्योंकि आप सोचिए 3 साल से सरकार मणिपुर के हालात को सीरियसली लेती ही नहीं है। और नतीजा क्या हुआ है? नतीजा इसीलिए हुआ है कि लोग अपने घर तक नहीं रह पाते हैं, रिलीफ कैंप में बदतर हालत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं भी जिस रिलीफ कैंप पे खड़ी हूँ इम्फाल में, यहाँ पे 2 हफ्ते पहले एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। पर आपने उसकी स्टोरी और उसका चेहरा किसी भी कैंडल लाइट मार्च में या प्रोटेस्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि शायद उसकी स्टोरी पॉलिटिकल नैरेटिव या जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है उसमें फिट नहीं बैठती है। बट द रियलिटी इज that the Manipur conflict not just took her childhood away but also took her life away, and she did not deserve to die, and neither did those 2 Meitei kids who died in a bomb attack, nor did the Kuki civilians or the Naga civilians or the BSF soldiers who lost their life. These are just amongst some of the people, some of the civilians and soldiers who have lost their lives in the Manipur conflict just in the last 2 months. जिनीवा की इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पूरे साउथ एशिया की 97% डिस्प्लेसमेंट्स अकेले एक मणिपुर राज्य में हुआ है, भारत के एक स्टेट में हुआ है। कई बार मणिपुर में जो चल रहा है उसमें विदेशी ताकतों के बारे में बताया गया है, उन्हें इल्जाम दिया गया है, और वो कॉन्टेक्स्ट समझना भी थोड़ा जरूरी है। लेकिन यह मणिपुर के इंटरनल डिवीजन को जस्टिफाई भी नहीं कर सकता है। बाहरी ताकतें तो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब अंदर की हालत बिल्कुल
टाइट हो, बिल्कुल खराब हो। मणिपुर इस वक्त अलग अलग जोन्स में बंट गया है और हालात इतने खराब हैं कि खुद चीफ मिनिस्टर भी एक जोन से दूसरे जोन तक नहीं जा पाते हैं अगर वो किसी दूसरी कम्युनिटी से हो। दोनों कम्युनिटीज के पास बड़ी तादाद में हथियार भी हैं। सरकार के इस दावे के बावजूद कि 2023 में आर्मरीज जो लूटी गई थी, पुलिस स्टेशन जो लूटे गए थे, वहां से ज्यादा हथियार वापस सरकार के पास आ चुके हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, कम्युनिटी मिलिशिया, वॉलंटियर, क्रिमिनल गैंग्स और विजिलेंटे आउटफिट्स जैसे आरंबाई तेंगोल, मैताई लिपुन, सबके पास इलीगल हथियार हैं। लोगों के पास कोई नहीं है जो उनकी आवाज सुने। शायद इसी कारण से ये ग्रुप्स पर लोग डिपेंड कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। स्टेट के तीनों एमपीज, माने 2 लोकसभा 1 राज्यसभा में, कोई भी पूरे मणिपुर की बात नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के नेता हैं, अपने कम्युनिटी के लीडर हैं। मणिपुर की सड़कों पर जो हो रहा है वो अब एपिसोडिक नहीं है, टेम्पररी नहीं है। अब ये प्रोटेस्ट और वायलेंस ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, वोकल हो चुके हैं, पॉलिटिकल बन चुके हैं। और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का जवाब और ज्यादा मिलिटराइजेशन, और ज्यादा दबाव बनाना, और ज्यादा आर्म्स लाना और ड्रग ट्रैफिकिंग को ब्लेम करना। मणिपुर सरकार ने 22 अप्रैल को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के सेक्शन 43A के अंडर पुलिस को यहां और पावर्स दे दिए हैं। अब हेड कांस्टेबल, हवलदार तक यह अथॉरिटी रखता है कि वो किसी को भी बिना परमिशन के अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, दिन हो या रात हो, रेड कर सकता है किसी भी बिल्डिंग, किसी भी गाड़ी, किसी भी प्रीमाइसिस पर। बस रीजन टू बिलीव काफी है, मतलब सस्पिशन ही काफी रहेगा। सरकार का कहना है कि इंसर्जेंसी बढ़ रही है तो यह कदम लेना काफी जरूरी है। पर मणिपुर राइट्स ग्रुप का कहना है कि सिविलियंस में डर और खौफ का माहौल आप इस तरीके से और बढ़ा रहे हो। इस तरीके से जब आप यूएपीए के पावर्स बढ़ा देते हो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता है। बहुत राज्यों में हमने यह देख लिया है। वायलेंस शुरू होने के बाद से 11,000 से ज्यादा एफआईआर्स दर्ज हो चुकी हैं जिनकी जांच एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन किसी भी बड़े केस में अब तक कोई क्लोजर नहीं मिला है और सेंट्रल लीडरशिप एक बार फिर से मौन व्रत धारण करके बैठी है। पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक बार मणिपुर गए 2025 में और कहा कि मणिपुर वो राज्य है जहां महिलाएं और बहनें इकोनॉमी के फोर फ्रंट पर हैं। लेकिन जब यही माताएं सड़कों पर इंसाफ मांगती है तब प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के लिए रैलीज में बिजी रहते हैं। उस समय बंगाल की माताएं और बहनों को उनसे वो वोट मांग रहे होते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के सामने खुद को माताएं और बहनों का चैंपियन बताते हैं, नारी शक्ति का एम्बेसडर बताते हैं, आज उसी मणिपुर को लेकर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मणिपुर को सिंबॉलिक जेस्चर्स की जरूरत नहीं है, असली पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है, बूता दिखाने की जरूरत है। और इसमें आपकी और हमारी चुप्पी भी जिम्मेदार है। जब तक ना आप इसके बारे में बात करोगे, जब तक ना आप इस चीज को शेयर करोगे, मणिपुर के बारे में न्यूज पढ़ोगे, तब तक मणिपुर का कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच नहीं रही है। इस एपिसोड को देखने के बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसोर्सेज देके रखी हैं कि देखिए वहां जो पत्रकार हैं, तनुश्री जैसे जो पत्रकार हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको देखिए, समझिए, खुद परखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही मणिपुर की सिचुएशन बदल सकती है। नहीं तो सरकार बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से बैठी हुई है कि अरे हम चुप रहेंगे, इग्नोर करेंगे, मामला अपने आप ही निपट जाएगा। मर रहे हैं लोग तो मरने दो, इसको बदलना है, इसको आप और हम ही बदल सकते हैं बाय सपोर्टिंग ट्रू जर्नलिज्म, बाय सपोर्टिंग द जर्नलिस्ट जो वहां ऑन ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं। दोनों तरफ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, पर ग्राउंड पे सिचुएशन इतनी पोलराइज हो चुकी है कि रेकन्सिलिएशन का कोई भी स्कोप नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त पे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन विद इन आवर ओन कंट्री। और ऐसे में जब मणिपुर प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार का, यहाँ पे जॉब्स लाना, डेवलपमेंट लाना, दोनों तरफ की जो ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको साथ में बिठा के उनके ग्रीवांसेस सचमुच में एड्रेस करके उनका सोल्यूशन निकालना, जस्टिस लाना, जब ये प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए तब सरकार की प्रायोरिटी है वेस्ट बंगाल इलेक्शन। इस वक्त पे बंगाल में सभी जो टॉप ब्रास है बीजेपी का और सरकार का, इस वक्त पे पूरा का पूरा टॉप ब्रास इस वक्त पे रैली कर रहा है वेस्ट बंगाल में। वहाँ रैलियाँ चल रही हैं, ऑप्टिक्स
पॉलिटिक्स चल रही हैं, नाव की सवारी हो रही है, पर मणिपुर के लिए अभी तक ना ही कोई स्ट्रॉन्ग, लाउड और क्लियर पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है और ना ही कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आया है. Our only question is Manipur not a part of this country? With Akash Banerjee, I'm Tanushree Pandey reporting from Manipur.